हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट क्या होता है उसका बेसिक पढ़ेंगे और फिर बोल्टेड कनेक्शन हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि हमें हमारे पास कोड होना चाहिए। कोड है हमारे पास IS इंडियन स्टैंडर्ड 800-2007 800-2007। ठीक है, और एक टेबल भी इसकी आती है, ये आप पहले परचेस कर लें क्योंकि ये टेबल्स और ये कोड हमें एग्जाम्स में भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले कोड का यूज करें, कोड परचेज कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हमारा टॉपिक है आज का कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन हमारे कैसे करते हैं, हम किसी भी दो चीज को जोड़ना होता है तो उसे हम कनेक्शन कहते हैं। तो कनेक्शन एक तो हम बोल्ट के थ्रू करते हैं और एक वेल्ड के थ्रू करते हैं। बोल्टेड कनेक्शन होता है और एक वेल्डेड कनेक्शन हमारे पास होता है। तो आज हम सबसे पहले बोल्टेड कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होते हैं वो आज हम सीख लेते हैं। तो बोल्ट कनेक्शन के अंदर आप सपोज करिए हमारा कोई बोल्ट है। ठीक है, जो बोल्ट के अंदर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर के जस्ट नीचे यहाँ पे बिल्कुल प्लेन पार्ट होता है, बिल्कुल चमकदार पार्ट होता है, मतलब उसमें कोई रफनेस नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन पार्ट होता है, उसे हम सैंक बोलते हैं। ठीक है, और जो थ्रेडिंग होती है, जो आपने देखा होगा चूड़ियां बनी होती है जिसमें राउंड राउंड शेप के अंदर होता है, जिससे हम आसानी से हम किसी भी चीज के अंदर उसको कस सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रेड। ठीक है, और जो हम नट प्रोवाइड कराते हैं उसे हम नट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हेड हमारा सबसे टॉप पार्ट होता है, जो सबसे प्लेन पार्ट होता है वो हमारा सैंक होता है, और जो यहाँ पे चूड़ियां बनी होती है जहाँ पे राउंड राउंड शेप में बना होता है उसे हम थ्रेड बोलते हैं, और नट हमारा नट ही होता है। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा बोल्ट का हेड होता है उसके बॉटम से लेके और थ्रेड तक की थिकनेस, ये लेंथ, इसको हम बोलते हैं ग्रिप लेंथ। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ये हमारी हो जाती है यहाँ से ग्रिप लेंथ। ठीक है, और जो हमारा जहां से थ्रेडिंग का काम स्टार्ट होता है वहां से लेके और बोल्ट के बॉटम तक की लेंथ हमारी होती है यहाँ पे थ्रेड लेंथ। ठीक है, ये हमारी होती है थ्रेड लेंथ। तो यहाँ से हम फॉर्मूलाज देखते हैं, हमारे पास थ्रेड का क्या फॉर्मूला होता है और सैंक का क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैंक एरिया। ठीक है, तो सैंक एरिया मतलब जो ये हमारा पोर्शन है, और आपको पता है हमारे बोल्ट राउंड शेप के ही होते हैं, तो यहाँ से सैंक एरिया का हमारा क्या होगा फॉर्मूला, π/4 डाया का स्क्वायर। यहाँ पे हम सैंक की लेंथ या फिर एरिया फाइंड करने के लिए हम π/4 d स्क्वायर यहाँ फॉर्मूले का यूज करते हैं। और सेकंड हमारे पास आता है यहाँ पे थ्रेड एरिया। ठीक है, थ्रेड एरिया। अब थ्रेड एरिया के अंदर हमारे पास ये भी राउंड शेप में होता है, बट जो चूड़ियां बनी होती है उसकी वजह से हम इसमें चेंजेस करते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम 0.78 मल्टीप्लाई π/4 d स्क्वायर। जो हमारा सेंक वाला फॉर्मूला होता है उसको हम अगर 0.78 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास थ्रेड एरिया आ जाता है और सेंक एरिया हमारे पास π/4। अब इनको शॉर्ट टर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास होता है, इसको हम नोट करते हैं यहाँ पे ASB। ठीक है, और इसको हम नोट करते हैं यहाँ पे ANB। ठीक है, एरिया ऑफ सैंक बोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे निब मतलब ये थ्रेड ही होता है हमारा, तो यहाँ पे ये AND से हम यहाँ पे डिनोट इसको करते हैं। अब हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी कि हमारी बोल्ट से दूसरे बोल्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, बोल्ट से एज तक की डिस्टेंस क्या होती है,
ये सब हम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, हमारा स्ट्रेस इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है, स्ट्रेस हमारा ये वाला है। तो हमारे स्ट्रेस के जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बोल्ट से बोल्ट तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं गेज, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे गेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस के अगर परपेंडिकुलर हमें मेजर करना है तो वो जो बोल्ट से दूसरे बोल्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम गेज बोलते हैं। और अगर स्ट्रेस के पैरेलल हमें बोल्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसे हम पिच लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा पिच, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी और है। अगर हमारे एज डिस्टेंस होती है, जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर से अगर हमारे लास्ट पॉइंट से अगर हम बोल्ट तक की डिस्टेंस पैरेलल मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहां से लेके और ये यहां तक की जो हमारी लेंथ है इसको हम बोलते हैं एंड डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हमारी जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर हमारी एज से लेके बोल्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, अगर हमारे स्ट्रेस के परपेंडिकुलर हमें बोल्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसे हम गेज लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रेस के पैरेलल हमें अगर समांतर यहाँ पे अगर मेजर करना है तो उसे हम पिच लेंथ बोलते हैं। और अगर हमारे पैरेलल एज से लेके बोल्ट तक की डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी है तो उसे हम एंड डिस्टेंस बोलते हैं। और अगर हमारे स्ट्रेस के परपेंडिकुलर एज से लेके बोल्ट तक की अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसे हम एज डिस्टेंस यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज देख लेते हैं, पिच के हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है, एंड डिस्टेंस की क्या होती है हमारे पास, गेज की हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं। मैं जो अब आपको फॉर्मूलाज, पिच की लेंथ, एज डिस्टेंस और ये बताने वाला हूं, ये आपको कोड में आसानी से मिल जाएंगे। कोड के अंदर पेज नंबर हमारा है 73, ठीक है। पेज नंबर 73 सेक्शन 10, यहाँ पे हमें हमारा कनेक्शन के बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से हम आसानी से देख के नोट कर सकते हैं। और हमारे पास एक बात और है कि जो ये कोड होते हैं ये हमें मेन एग्जाम्स आपके जो होते हैं उनके अंदर भी ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप अगर फॉर्मूलाज याद नहीं करना चाहें तो पेज नंबर याद करके आप उनको आसानी से देख भी सकते हैं। तो पेज नंबर 73 पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाउज नंबर 10.2.2 पेज नंबर 73 ही है, ठीक है, पेज 73। और ये हमारे जो कनेक्शन है ये पेज 73 से स्टार्ट होता है। तो मैं पढ़ के आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर्स शेल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द फास्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मैक्सिमम पिच होगा, जो हमारा मिनिमम पिच होगा, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, मिनिमम पिच वो हमारा कभी भी 2.5 डी से ज्यादा नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे मैक्सिमम पिच की। मैक्सिमम पिच के लिए हमारे पास फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, पेज 74, ठीक है। तो आप ये पेज नंबर 7 के साथ नोट करते रहें क्योंकि आपको एग्जाम्स में ये कोड प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप डायरेक्ट कोड में देख के भी वैल्यूज नोट कर सकते हैं। मैक्सिमम पिच हमारे पास होती है, यहाँ पे होता है 32T और 300। इनमें से जो लेस होता है वो हमारा मैक्सिमम पिच होती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना है कि पेज नंबर नोट साथ के साथ करने हैं, बाकी ये सब हमारे कोड में ही दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज को देखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मिनिमम एज डिस्टेंस। तो ये 10.2.4 हमारा क्लाउज नंबर है और पेज नंबर 74 पे ये हमें दिया हुआ है।
मिनिमम एज डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, शुड नॉट बी लेस देन 1.7 ऑफ डाया ऑफ होल। मतलब जो हम बोल्टिंग के लिए होल करेंगे उसका डायामीटर। ठीक है, ये हमारे पास होता है यहाँ पे फॉर हैंड फ्लेम। ठीक है, अगर हमारा इसका सेकंड पार्ट है, शुड नॉट बी लेस देन 1.5 मल्टीप्लाई डाया ऑफ होल। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं जब हमारा रोल्ड सेक्शन होता है, यहाँ पे रोल्ड सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एज डिस्टेंस भी कवर कर ली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एज डिस्टेंस। मैक्सिमम एज डिस्टेंस। ठीक है, ये क्लाउज नंबर हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पे पेज नंबर 74 ही है ये भी। ठीक है, तो आप आसानी से कोड में ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे मैक्सिमम एज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है शुड बी लेस देन 12 टी एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे टी हमारी थिकनेस होती है प्लेट की, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होती है 250 डिवाइडेड बाय एफ वाई की पावर 1/2। आप ये अच्छे से नोट कर लें, ये आपके नोट्स बहुत अच्छे से काम आएंगे और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल यहाँ पे रहेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट की, टाइप्स ऑफ कनेक्शन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोल्टिंग हमारे पास 3 टाइप होते हैं, चेन बोल्टिंग, जिगजैग बोल्टिंग और डायमंड बोल्टिंग। अगर हमारे पास देखिए आप, अगर बोल्ट एक ही लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे चेन बोल्टिंग। अगर हमारे बोल्ट जिगजैग फॉर्म में लगे हुए हैं इस टाइप से, ये इस टाइप से अगर हमारे बोल्ट हैं ये जिगजैग फॉर्म में, तो इसे हम बोलते हैं जिगजैग बोल्टिंग। और डायमंड बोल्टिंग के अंदर हमारे कुछ डायमंड शेप यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक डायमंड का शेप बना रहे हैं, तो ये हमारी होती है यहाँ पे डायमंड बोल्टिंग। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एक लाइन में है तो वो चेन बोल्टिंग, जिगजैग फॉर्म में है तो वो जिगजैग बोल्टिंग, और डायमंड की फॉर्म में है तो वो डायमंड बोल्टिंग हमारे यहाँ पे कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट। टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, लेप जॉइंट और बट जॉइंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सीखिएगा। इन्हीं पे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, और इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में भी हमें सोल्व करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेप जॉइंट। लेप जॉइंट हमारे पास क्या होता है, लेप जॉइंट हमारे पास सिंगल बोल्टेड लेप जॉइंट होता है और डबल बोल्टेड लेप जॉइंट यहाँ पे होता है। लेप जॉइंट मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्लेट है और ये दूसरी प्लेट, इसके अगर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग आप जानते होंगे, एक बार को दूसरी बार से जोड़ना। तो यहाँ पे एक प्लेट को दूसरी प्लेट पे ओवरलैप करते हैं, उसे हम यहाँ पे लेप जॉइंट बोलते हैं। अब लेप जॉइंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड, और यहाँ पे डबल बोल्टेड लेप जॉइंट। तो 2 टाइप के हो गए, सिंगल बोल्टेड और डबल बोल्टेड। तो उनको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लेप जॉइंट मैंने बता ही दिया आपको, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से ओवरलैप होती है। तो हम बात कर रहे हैं पहले सिंगल बोल्टेड। तो मान लीजिए ये हमारी 2 प्लेट्स हैं। अब अगर इन्हें हम बोल्ट से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा बोल्ट है, ठीक है। तो अगर इन्हें हम बोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे सिंगल बोल्टेड। अगर मैं इसका प्लान जैसे बनाता हूं यहाँ पे, तो ये हमारे कुछ इस तरीके से शो होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सिंगल बोल्टेड लेप जॉइंट, सिंगल बोल्टेड लेप जॉइंट। अब हम बात करते हैं डबल बोल्टेड लेप जॉइंट की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है। अब हम बात करते हैं हमारे डबल बोल्ट लेप जॉइंट की। डबल बोल्ट लेप जॉइंट, मान लीजिए ये कोई प्लेट है हमारे पास,
और ये दूसरी प्लेट से ओवरलैप है, तो हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे हमारा लैप जॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल्टिंग हो रखी है, जैसे ये सिंगल बोल्ट और ये डबल बोल्ट। ठीक है, तो अगर इस टाइप की अगर हमारे बोल्टिंग हो रखी है तो उसे हम बोलते हैं डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। ठीक है, तो ये डबल बोल्टेड लैप जॉइंट हो गया। इसका हमारे पास प्लान कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे डबल बोल्टेड लैप जॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे बट जॉइंट की। बट जॉइंट भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए उसे भी हम सीखते हैं। अब हम बात करते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट मतलब हमारे पास होता है, जैसे ये हमारे पास कोई प्लेट है, अगर इन प्लेट को हम ऊपर भी एक प्लेट और नीचे भी एक प्लेट से अगर इसको हम कवर करते हैं तो ये हमारा बट जॉइंट होता है। और अगर हम सिंगल भी ओवरलैप करते हैं तो वो हमारा बट जॉइंट होता है। मतलब किसी प्लेट को दूसरी प्लेट से कनेक्ट करना, उसको सपोर्ट देना, यहाँ पे हमारे पास बट जॉइंट कहलाता है। अब बट जॉइंट के अंदर हमारे पास किस किस टाइप के होते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल कवर सिंगल बोल्टेड। तो डबल कवर और सिंगल बोल्टेड हमारे पास कैसा होगा, तो आइए हम चेक करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्लेट्स हैं। ठीक है, अब इन प्लेट्स को मैं डबल कवर बोला है। डबल कवर मतलब ऊपर भी एक प्लेट और नीचे भी एक प्लेट। डबल कवर मतलब हमारे पास दो प्लेट से यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे डबल कवर हो गया। और क्या बोला है, सिंगल बोल्टेड। तो सिंगल बोल्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, ये हमारे पास सिंगल बोल्ट। अब आप बोलेंगे कि तो डबल बोल्ट हो गया है। ये डबल बोल्ट हमारे पास नहीं है, ये इस वाली प्लेट में सिंगल है और इस साइड वाली प्लेट में सिंगल है। तो यहाँ पे इसे हम डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट यहाँ पे हम इसको बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे से बना लें और नोट कर लें, ये हमारे पास बोल्ट है। ठीक है, बोल्ट, और ये हमारे पास प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर डबल कवर सिंगल बोल्टेड मतलब प्लेट्स को ऊपर और नीचे दोनों साइड से सपोर्ट दिया हुआ है और पर प्लेट में हमारे पास सिंगल बोल्ट यहाँ पे हमने प्रोवाइड कराया है, तो इसे हम बोलते हैं डबल कवर सिंगल बोल्टेड। अब हम हमारे नेक्स्ट बट जॉइंट को देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डबल कवर डबल बोल्टेड। डबल कवर मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारी मेन प्लेट है। ठीक है, ये हमारी क्या है, यहाँ पे मेन प्लेट्स हैं। अब मेन प्लेट्स को यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहले आप ये मेन प्लेट्स बना लें। अब यहाँ पे बोला है डबल कवर। डबल कवर मतलब सिंगल कवर ऊपर की साइड और सिंगल कवर नीचे की साइड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे डबल कवर हो गया है। अब हमें बात करनी है डबल बोल्टेड। ठीक है, तो डबल बोल्टेड मतलब सिंगल प्लेट के अंदर ही डबल बोल्ट। तो ये सिंगल बोल्ट और ये डबल बोल्ट। सेम दूसरी वाली प्लेट में भी हमारे पास यही होगा, ये डबल बोल्ट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, डबल कवर डबल बोल्ट, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। बस हमें जहां जैसा बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नोट करना है। सबसे पहले हमें बस मेन प्लेट्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद अगर हमें डबल कवर बोला है तो बोथ साइड कवर प्रोवाइड कराना है, सिंगल बोला है तो सिंगल साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बट जॉइंट की। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमारी मेन प्लेट्स ड्रॉ करते हैं। ये हमारी मेन प्लेट्स हैं। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है यहाँ पे, सिंगल कवर। सिंगल कवर मतलब ये हमारा इस सिंगल कवर। अब नीचे की तरफ हम प्लेट नहीं देंगे क्योंकि हमें क्या बोला गया है, सिंगल कवर। और क्या बोला गया है, सिंगल बोल्टेड। मतलब इस साइड भी एक बोल्ट और ये दूसरी साइड भी बोल्ट। तो ये हमारा हो गया
सिंगल कवर सिंगल बोल्टेड, ये हमारे पास है बोल्ट, ठीक है, और ये है हमारे पास मेन प्लेट, ठीक है। तो यहां से हमने बट और लेप जॉइंट को सीख लिया है। बट जॉइंट हमारे पास प्लेट्स के रूप में होता है मेन प्लेट्स को कवर करने के लिए, और लेप जॉइंट के अंदर हम दो प्लेट को आपस में ओवरलैपिंग करके ऐड करते हैं। अब हम जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस में हम जिन फॉर्मूलाज का यूज करते हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्व करते हैं शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो शियर कैपेसिटी हमारा क्लाउज नंबर है 10.3.3, पेज नंबर 75। ये फॉर्मूला आपको पेज नंबर 75 पे मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। इनको याद अगर आपको करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोड हमें एग्जाम में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VDSB बराबर VNSB डिवाइडेड बाय गामा MB, ठीक है। यहाँ पे VNSB की हमारे पास वैल्यू होती है FUB अपॉन √3 ब्रैकेट में NN ANB प्लस NS ASB, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है गामा MB। तो यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड बाय गामा MB कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से VDSB टू FUB डिवाइडेड बाय √3 गामा MB, ठीक है, NN ANB प्लस NS ASB, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। गामा MB की वैल्यूज हमें पेज नंबर, गामा MB के लिए आप नोट कर ले, यहाँ पे गामा MB की वैल्यूज हमें पेज नंबर 30 पे यहाँ पे दी हुई है कोड में, तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला की। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। 10.3.4 हमारा क्लाउज नंबर है और पेज नंबर 75 पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। VDPB मतलब नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2.5 kb dt FU अपॉन गामा MB। गामा MB की वैल्यूज आपको पेज नंबर 30 पे मिल जाएगी, आप नोट कर लीजिए। KB की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अलग से होता है E अपॉन 3D नोट। यहाँ पे E हमारे पास क्या है मैं बताता हूं आपको। E हमारे पास यहाँ पे एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये है हमारे पास एंड डिस्टेंस, और यहाँ पे D नोट हमारे पास क्या है, डाया ऑफ होल, ठीक है। जो हम बोल्टिंग के लिए होल करते हैं उसे हम डिनोट यहाँ डिनोट करते हैं। इसके बाद P हमारे पास है पिच डिस्टेंस, जिसके हमने फॉर्मूले स्टार्टिंग में नोट करे थे, और यहाँ पे डी नोट हमारा वही डाया ऑफ होल है। FUB की वैल्यू हमारे पास होती है 400, और यहाँ पे FU की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 410। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पे इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वही हमारी KB होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बियरिंग कैपेसिटी भी सॉल्व कर ली है। अब हम हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। ये हमारा पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 76 और क्लाउज नंबर 10.3.5। ये मैं फॉर्मूलाज डायरेक्ट इसलिए नोट कर रहा हूं क्योंकि ये आपको पहले से ही कोड में प्रोवाइड है, और मैं बता चुका हूं आपको कि कोड आपको एग्जाम में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पे TDB टेंशन कैपेसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है TNB अपॉन गामा MB। अब TNB की हमारे पास वैल्यू होती है 0.9,
एफ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है यहाँ पे 400, ये फिक्स वैल्यू है। ए एन बी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेंक वैल्यू। ठीक है, जो सेंक वैल्यू हमारे पास था π/4 डाया का स्क्वायर, ये हमारे पास सेंक है, और ये हमारे पास ये थ्रेड वैल्यू है, और ये हमारे पास सेंक वैल्यू है। एफ वाई भी हमारे पास स्ट्रेस जो जनरेट होंगे उसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे गामा एम बी और गामा एम नोट की वैल्यूज आपको पेज नंबर 30 पे मिल जाएगी। मैं बताता हूँ वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास गामा एम नोट, गामा एम वन, गामा एम बी, एफ आर डब्ल्यू, इन सभी की अलग अलग वैल्यूज होती है। सोप वेल्डिंग मतलब जो हम किसी सोप के अंदर करते हैं वेल्डिंग, उसके लिए वैल्यूज ये होती है। और अगर हम किसी फील्ड पे जाके वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग या बोल्टिंग करते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज ये होती है। और ये वैल्यूज सारी आपको पेज नंबर 30 टेबल नंबर 5 में दी हुई है, आप कोड में आसानी से इसे देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बोल्ट कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।